Hello students, good morning. I am a science teacher from Shriram Academy High School, Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be studying the subject science for class 8, and this is a series of lesson for chapter number 2, that is microorganisms, friend and foe. This is the part 5th of the chapter. So in the last classes we learned about the microorganisms and us, and in the same class we learned about harmful microorganisms also. In that section we learned a part that was पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग. हमने क्या पढ़ा था? फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा था. तो बेटा हम एक बार फिर से उसको देख लेते हैं. फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पर अटैक कर देते हैं, फूड पर एक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? फूड स्पॉइल हो जाता है ना? फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, रॉटेन हो जाता है, सड़ जाता है, बैड स्मेल आने लगती है उससे, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर हो सकता है उसका टेस्ट भी चेंज हो जाए. तो कुछ ना कुछ उसका चेंज होता है, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसको हम खाने से हमारा तबीयत खराब हो सकता है. बट कभी कभी क्या होता है, ये जब स्पॉइल होता है तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या करते हैं? कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. टॉक्सिक का मतलब होता है बेटा जहरीला. हमारे लिए जहरीला है, पॉइजनस है, तो हो सकता है कि हम उसको कंज्यूम करने पे हमारी क्या हो जाए? डेथ हो सकती है. इवन इट कैन कॉज डेथ और सीरियस इलनेस. सीवियर इलनेस हो सकती है हमें, जिससे कि हमारी हेल्थ काफी डाउन हो सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है. इसलिए हमें फूड पॉइजनिंग को लेकर के काफी सीरियस रहना चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? तो देयर इज अ मेथड दैट इज फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि आपने कोई फूड बनाया, ठीक है ना. अब कई सारे फूड आइटम्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा, आप पका हुआ आम लेके आए, ठीक है, ये रिप्ड मैंगो, अगर आप एक पका आम लेके आएंगे, कुछ दिन बाद उसको नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? हो सकता है 3-4 दिन बाद वो सड़ जाए और उसमें से बदबू आने लगे, उसमें कीड़े भी पड़ जाएं. तो इस तरीके से ये फूड खाने लायक होगा क्या आपके? बिल्कुल नहीं. आप उसको नहीं खाएंगे, उसको आप फेंक देंगे, ठीक है. लेकिन अब मान लीजिए कि आपने वो सड़ा क्यों? बिकॉज यू डिडेंट अप्लाइड गुड प्रिजर्वेशन मेथड्स, है ना. ताकि आप उसको फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स लगाते उसके ऊपर या कुछ हेल्प करते उसके, तो उससे क्या होता? फूड वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड, और उसको आप बाद में भी खा सकते थे, इवन आफ्टर वीक्स. ओके, सो देयर आर सम ऑफ द मेथड्स दैट आर जनरली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन एट होम. ध्यान रखिए, ये सारे जितने मेथड्स हैं, ये कौन से हैं? घर में जो प्रिजर्वेशन के मेथड्स होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कि हम घर में कैसे प्रिजर्वेशन का, फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है. देयर आर 6 मेथड्स आपके लिस्टेड है. केमिकल मेथड्स, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है. सबसे पहले आते हैं केमिकल मेथड्स के ऊपर. तो केमिकल मेथड्स वो मेथड्स है बेटा जिसमें हम केमिकल्स की हेल्प से क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं. फूड क्या है? फूड जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो उसमें क्या होता है? फूड का टेस्ट, उसकी स्मेल, उसका ओडर, तीनों चीजें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं, और उससे हमें क्या हो सकता है? हमें नुकसान हो सकता है. तो हम क्या करते हैं? केमिकल मेथड्स में या तो कुछ केमिकल्स या फिर ऑयल या फिर सॉल्ट्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? ये प्रिजर्वेशन मेथड अप्लाई करते हैं. जैसे कि कुछ केमिकल्स हैं, सोडियम बेंजोएट फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम बेंजोएट, ठीक है. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम बाइसल्फेट, मेटाबाइसल्फेट आर सम ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स दैट आर सोडियम मेटा बाइसल्फाइड. ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, ताकि जो चीजें हैं, जो फूड आइटम्स हैं, वो हमारे सेफ रहें. जैसे कि पिकल्स वगैरह बनाना, ठीक है. देयरफॉर यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके अटैक करने से क्या हो सकता है? फूड बहुत ज्यादा खराब हो सकता है. इसलिए हम इनका इस्तेमाल अपने फूड में करते हैं, ठीक है. ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है. इनका नाम याद रखना है आपको.
आगे बात करेंगे प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। नमक का कैसे इस्तेमाल करें, जो नमक आप खाने में इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करके कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं। तो जैसे बेटा कुछ मीट होते हैं, मीट एंड फिशेस, ठीक है, मीट एंड फिशेस का जो प्रिजर्वेशन है, ये अगर इनको खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये जल्दी ही खराब हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। तो क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, नमक का इनके ऊपर एक ड्राई सॉल्ट की लेयर लगा देते हैं, ठीक है ना, कोटिंग कर देते हैं, और इसको फिर कई वीक्स तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, कई दिनों तक इसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर फ्यू वीक्स। तो इसलिए यहाँ पर कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कोटिंग लगाई जाती है और उससे कई दिनों तक इनको प्रिजर्व रखा जा सकता है, ठीक है। सेकंड थर्ड के बाद आप आते हैं थर्ड पे, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ बाय शुगर। अब शुगर बेटा कैसे इस्तेमाल होगा, जैसे आपने देखा होगा जैम आते हैं, स्क्वैश आता है, ठीक है, ये सब जो फूड आइटम है इनमें क्या होता है, शुगर होता है। शुगर क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उसको क्या कर देता है, रोक देता है, स्लो कर देता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं हमारी कुछ फूड आइटम्स में, तो उसमें शुगर का यूज करते हैं, शुगर एज प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैम हो गया, शुगर हो गया, स्क्वैश हो गया, इन जैसी चीजों पे, जेलीज हो गए। तो यहाँ पर इस मेथड से शुगर से हम प्रिजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, दैट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर जनरली हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, पिकल्स के लिए, ठीक है। पिकल्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे अचार जब रखा जाता है तो उसमें ऑयल या फिर विनेगर डाला जाता है। जब ऑयल और विनेगर डाल दिया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी उस एसिडिक मीडियम में, वहां पर उस एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते, इसलिए ये एक अच्छा तरीका है प्रिजर्वेशन का। ओके, सो आफ्टर दिस आते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट ये क्या चीज है, अब मान लेते हैं जैसे आपने देखा है घरों में दूध आता है, ठीक है, मिल्क आता है, तो मम्मी क्या करती हैं, व्हाट डू योर मॉम डू, क्या करती हैं, इसको हीट करती हैं, ओके, हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद जो मिल्क आता है फिर उसके बाद दिन में कई बार, एक या दो बार बॉइलिंग करते हैं ताकि दूध खराब ना हो। अगर नहीं करते हैं तो मम्मी बोलती है दूध खराब हो जाएगा, है ना। तो क्यों होता है ऐसा, बिकॉज जब भी हम किसी भी फूड आइटम को हीट करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा है फ्रिज में भी कुछ सामान रखा जाता है, वी कीप सम ऑफ द फूड आइटम्स इन अवर रेफ्रिजरेटर, व्हाई, बिकॉज को जब भी कोल्ड टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ स्टॉप, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है जब भी कोल्ड टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक मेथड बनाया लुईस पास्चर ने, क्या नाम था, लुईस पास्चर, उन्होंने डिस्कवर किया पास्चराइजेशन, ओके, पास्चराइजेशन का डिस्कवरी किया उन्होंने। इसमें क्या होता है बेटा, मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री के अबव टेम्परेचर में हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद सडनली कूल किया जाता है, ठीक है ना, जल्दी से उसको कूल भी कर दिया जाता है, ठंडा भी कर दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और ऐसे जो मिल्क इस प्रोसीजर से, इस मेथड से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पैस्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है इसमें
बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं, तो ये सेफ होता है, इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप गाय से निकाल के लाते हैं या किसी भी मिल्क गिविंग एनिमल से लेके आते हैं, उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, घर में लाकर के उसको बॉईल करना पड़ता है, देन उसके बाद उसको आप कंज्यूम करते हो। लेकिन जो आप मार्केट में जो पैकेट्स लेके आते हो दूध के पैकेट, वो सारे मिल्क कैसे होते हैं, पैस्चराइज्ड मिल्क होते हैं, उनको एकदम हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और सडनली कूल किया जाता है। ऐसा करने से जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम कहते हैं पैस्चराइजेशन मेथड। ओके, पैस्चराइजेशन की स्पेलिंग सही कर लेंगे, पैस्चराइजेशन। ओके, यहाँ पर ये हो गया आपका हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से कैसे प्रिजर्व करते हैं। एंड अब बात करते हैं सिक्स्थ, दैट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। अब बेटा कई सारे फ्रूट्स आपने देखे होंगे, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो उनको क्या करते हैं, पैक करके ले आते हैं, किसमें, एयर टाइट कंटेनर्स में। एयर टाइट कंटेनर्स बनाते हैं जिसमें हवा नहीं जा सकती, है ना, हवा अंदर नहीं जा सकती, हवा नहीं जा सकती तो हवा के साथ जर्म्स भी नहीं जा पाएंगे, हवा नहीं जा पाएगी मतलब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पाएगी, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाएगी और ऐसा होने से हमारा फूड प्रिजर्व्ड रहेगा, खराब नहीं होगा, है ना। ये एक अच्छा तरीका है। तो ये स्टोरेज एंड पैकिंग के जो तरीके हैं उसको क्या कर दिया, एयर टाइट कंटेनर्स में बंद करना शुरू किया, तो ताकि क्या हो, हमारा फूड प्रिजर्व्ड रह सके। सो दीज आर द मेथड्स बाय व्हिच वी प्रिजर्व फूड। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। हमने पहले भी क्लास 6th एंड 7th में पढ़ चुका है नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, और इस वाले चैप्टर में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं, या फिर कह सकते हैं राइजोबियम्स, राइजोबियम जो लेगुमिनस प्लांट्स में होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स जैसे कि पल्सेस, पी, है ना, इस तरीके के जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड होता है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, उसको कहते हैं लाइटनिंग। जब भी बिजली कड़कती है बेटा, तो जो नाइट्रोजन के हवा में कंपाउंड्स हैं, जो नाइट्रोजन जो हवा में गैस है, गैस फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिफिकेशन से, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं सॉइल के अंदर। ओके, तो ये लाइटनिंग प्रोसेस से भी यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब एक बात आपको जान करके हैरानी होगी कि जो टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है वो हमेशा हम क्या बोलते हैं, 78% है। हमेशा क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। क्यों, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्यों क्यों कांस्टेंट रहता है, सर नाइट्रोजन हम भी लेते हैं, प्लांट भी यूज कर रहे हैं, सॉइल में भी है, बैक्टीरिया भी यूज कर रहा है, तो जब सब लोग यूज कर रहे हैं तो ये घटता बढ़ता नहीं है क्या। तो मैं ये कहूंगा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट रहती है, उसका रीजन है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल एक बार देख लेते हैं, नाइट्रोजन साइकिल क्या है। नाइट्रोजन साइकिल है वो साइकिल जिसमें नाइट्रोजन का एक जगह से दूसरी जगह चेंज होता है और वापस वहीं पे आकर के इस्तेमाल होने लगता है। तो जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, हवा में नाइट्रोजन है, उसको बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो फिक्स हो जाते हैं कंपाउंड्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, वो सॉइल में जाके मिक्स हो गए, सॉइल में चले गए, ठीक है, यहाँ सॉइल में चले गए। अब प्लांट ने क्या किया, उसको ले लिया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया अपने लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, सब डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। फिर उसको किसने खाया, प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल ने खाया, एनिमल ने क्या किया, डिफिकेट किया, एनिमल ने वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, एनिमल डंग, फीसेस, ये सब।
फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, जब वो मरते हैं या फिर एक्सक्रीशन करते हैं, दोनों टाइम पे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, सॉइल में जाते हैं। किस में जाते हैं, वापस सॉइल में चले जाते हैं। ये एक तरीका है, ठीक है, वापस आने का सॉइल में। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू भी सॉइल में फिक्स हो जाती है, ठीक। अब ये नाइट्रोजन कुछ होती है जो वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए जो टोटल जो यूज हो रहा है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन वो वापस भी जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं मानना है कि सारी नाइट्रोजन सिर्फ सॉइल में जा रही है, कुछ नाइट्रोजन वापस भी जाती है। इसलिए जो परसेंटेज है ये 78% टोटल ये कांस्टेंट रहता है। एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है नाइट्रोजन का ये कांस्टेंट रहता है, इसीलिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।